हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू टीचिंग नोट्स फॉर सीटेट एग्ज़ाम। वेलकम बैक टू एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, कुशल होंगे, मंगलमय होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीटेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का ये हमारा टॉपिक सीटेट प्रश्नों का तीसरा सेट होगा। चलिए प्रश्न नंबर 1 की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 1, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग करना उचित है? अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज अप्रोप्रिएट टू यूज़? शारीरिक विकलांगता वाले छात्र, स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटीज़। ऑप्शन नंबर बी, अपंग शारीरिक वाले छात्र, स्टूडेंट विद क्रिपलेड बॉडी। ऑप्शन नंबर सी, मंद बुद्धि छात्र, रिलेटेड रिटायर्ड स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर डी, विकलांग छात्र, हैंडीकैप्ड स्टूडेंट। तो इस प्रश्न का आंसर आप मुझे बताएं क्या होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। जो विकलांग व्यक्ति, जो पहले बच्चों को विकलांग बच्चे होते थे उनको विकलांग कह के बुलाते थे, लंगड़ा टूटा कुछ अपशब्द बोलकर उनको अपमानित किया जाता था। उसके लिए सरकार ने एक शारीरिक विकलांग वाले छात्र इस शब्द का यूज़ किया है। अगर स्कूल में बच्चे पढ़ने आते हैं इस प्रकार के विकलांग छात्र, तो उन्हें विकलांग नहीं, शारीरिक विकलांग वाले छात्र कहकर संबोधित किया जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ आते हैं। हम कैसे पहचान सकते हैं कि एक विशेष बच्चा सामाजिक रूप से कुसमायोजित है? हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज दैट ए पार्टिकुलर चाइल्ड इज सोशली मेडल एडजस्टेड? ऑप्शन नंबर ए, शब्दावली के अभाव से, लैक ऑफ वोकेबलरीज। ऑप्शन नंबर बी, प्रेरणा के अभाव से, लैक ऑफ मोटिवेशन। ऑप्शन नंबर सी, स्वच्छता की भावना का अभाव, लैक ऑफ सेंस ऑफ क्लियर लाइनेस। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। तो इस प्रश्न का आंसर बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर आप मुझे बताएं। जो विशेष बच्चे सामाजिक रूप से कुछ समायोजित होते हैं, विकलांग होते हैं, अच्छे नहीं होते, शारीरिक कुछ समायोजन होता है, उनको किस नाम से बुलाया जाएगा? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? विशेष बच्चों के लिए हम इन सभी शब्दों का ही प्रयोग कर सकते हैं। शब्दावली का अभाव, प्रेरणा का अभाव, स्वच्छता की भावना का अभाव, इन सभी की पहचान से कुछ समायोजित बच्चों को पहचान कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम। विशेष रूप से विकलांग विद्यार्थी कौन है? स्पेशली एबल लर्न आर रचनात्मक बच्चे, क्रिएटिव चिल्ड्रंस। ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभाशाली बच्चे, गिफ्टेड चिल्ड्रंस। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर आप मुझे बताएं क्या होगा। विशेष रूप से विकलांग विद्यार्थी कौन है? जिन्हें विकलांग ना कह करके कोऑर्डिनेशन होते हैं, कंबाइंड होते हैं ये चीज़ें बच्चों के अंदर, रचनात्मक तो होगा नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभाशाली, गॉड गिफ्टेड चिल्ड्रन। ये चलिए ठीक है, विकलांग बच्चों को प्रतिभाशाली बच्चे कहा जाता है। थोड़ी क्रिएटिव भी, इनके मान सम्मान को हताशा नहीं पहुंचती। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से किसी संज्ञान का घटक नहीं माना जा सकता है? विच आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए कंपोनेंट ऑफ कॉग्निशन? ध्यान, अटेंशन। ऑप्शन नंबर धारणा, परसेप्शन। ऑप्शन नंबर सी, विचार, थॉट्स। ऑप्शन नंबर डी, अनुभूति, फीलिंग्स। प्रश्न नंबर 4 का आंसर बताएं क्या होगा। संज्ञान का घटक नहीं है, संज्ञान का घटक नहीं होगा, बताएं। ध्यान करने से तो संज्ञान मिलता है। धारणा, कौन सा व्यक्ति क्या धारणा रख रहा है, ये हमारे संज्ञान से ही पता चलता है। विचार तो महत्वपूर्ण है हमारे संज्ञान के लिए। तो इसका क्या? अनुभूति। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 5, कक्षा में एक अध्यापक का परिचय देने का चरण अधिगम के किस नियम पर आधारित है? द स्टेप ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए चैप्टर इन क्लास इज बेस्ड ऑन विच लॉ ऑफ लर्निंग? क्या पूछ रहे? कक्षा में एक अध्याय का परिचय देने का चरण अधिगम के किस नियम पर आधारित होता है? प्रभाव का कानून, लॉ ऑफ इफेक्ट, सादृश्य का नियम, लॉ ऑफ एनालॉजी, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रीडनेस। ऑप्शन नंबर डी, संगति का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएशन। तो प्रश्न नंबर 5 का आंसर क्या होगा?
कक्षा में एक अध्याय का परिचय देने का चरण किस अधिगम का अंतर्गत आता है? प्रभाव के नियम में तो आएगा नहीं है, सदृशता के नियम में भी नहीं आएगा, संगति का नियम, बच्चों को जैसे संगति दिया उसी हिसाब से हो जाएगा नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रीडनेस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम विकास के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है? अकॉर्डिंग टू NCF 2005, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर करिकुलम डेवलपमेंट? स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। ऑप्शन नंबर पाठ्य पुस्तकों से परे रटन विधि से अधिगम को बदलना, शिफ्ट लर्निंग फ्रॉम रूट मेथड टू बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर डी, दोनों, एक और दो दोनों सही है। इसका आंसर क्या होगा बताएं आप मुझे। NCF किस पर जोर देता है? पाठ्यक्रम विकास के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है, कौन सा होगा? दोनों ही होना चाहिए। वैसे स्कूल के बाहर के जीवन से ज्ञान को जोड़ना, पाठ्य पुस्तकों से परे रटन विधि से अधिगम को बदलना। रटन विधि, बच्चे को रटना नहीं सिखाना है, और उसके जीवन को बाहर के जीवन से स्कूल ज्ञान को जोड़ना, जीवन बाहर के जीवन से ज्ञान को जोड़ना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों ही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विकास कब शुरू होता है? डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशव अवस्था से, पूर्व बचपन से, उत्तर बचपन से। तो ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन देखने में लग रहा है टफ होगा, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? बच्चे का विकास कब से प्रारंभ हो जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रसव पूर्व अवस्था से। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। गहन सोच एक बच्चे को बनाती है। क्रिटिकल थिंकिंग मेक्स ए चाइल्ड, स्वतंत्र जिज्ञासु, इंडिपेंडेंट इंक्वायरीज, आविष्कारक डिस्कवर, अपने पर भरोसा रखने वाला, सेल्फ रिलियंट, उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 8 का आंसर क्या होगा आप मुझे बताएं। इसका आंसर होगा, थोड़ा सोच समझ के बताना, गहन सोच एक बच्चे को बनाती, जिज्ञासु, स्वतंत्र जिज्ञासु, आविष्कारक, अपने पर भरोसा रखने वाला, या उपरोक्त सभी। तो जाहिर से देखने से पता लग रहा है जो गहन सोच होगी बच्चे की वो इन सभी चीज़ों से समाहित होंगी उस बच्चे के अंदर। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इन ए सिचुएशन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू ए डिप्राइव्ड ग्रुप इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ए टीचर शुड बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। आस्क द चिल्ड्रंस टू विड्रॉल फ्रॉम स्कूल, इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। एक्सेप्ट दिस सिचुएशन एज इट इज़, ऑप्शन नंबर सी, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। लोअर हर एक्सप्रेशन फ्रॉम सच स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी, अपनी शिक्षण विधि पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। रिफ्लेक्ट ऑन हर ओन टीचिंग एंड फाइंड वे टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट। तो इस प्रश्न का थोड़ा बड़ा है, इसका आंसर क्या होगा? 9 का क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप मुझे बताएं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता क्रम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को विद्यालय छोड़, नहीं ऐसा तो नहीं करना चाहिए। एक शिक्षक को विद्यालय छोड़, अरे कोई समस्या आती है विद्यालय छोड़कर चले जाओ, नहीं ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर, इस स्थिति को जैसे अरे भाई जैसा क्लास में टीचर अच्छा गलत पढ़ा रहे सभी को स्वीकार कर लेना चाहिए, नहीं। अगर टीचर अच्छा पढ़ा रहे तो उनकी तारीफ करनी चाहिए, और गलत पढ़ा रहे तो उनकी शिकायत भी करनी चाहिए। तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। अच्छा, विद्यार्थियों को अपनी अपेक्षाएं कम कर देनी, तो होगा नहीं। तो इसका आंसर क्या दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियां, कोने और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक सेल्फ में रखी हों, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त की जा सके। या ऑप्शन नंबर बी, अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। ऑप्शन नंबर सी, पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और
योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा, ऑप्शन नंबर डी, वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। तो इसका आंसर आपको क्या दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 10 का? वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय नहीं, हमें विद्यालय में कोई भी सामान लेकर के आना है, लंबे समय तक उसकी प्रदर्शनी नहीं करनी, उन सामानों को उन पदार्थों को बच्चों के साथ यूज़ करना है, उन मेथड्स को बच्चों के साथ यूज़ करना है जिससे बच्चे सीख सकें। तो ये तो होगा नहीं। पाठ्य सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा, यानी कि जो सही तरीके से किताबों में छपा बस वही बच्चों को पढ़ाना है, ये तो होगा नहीं। अलमारी, ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रहे हैं? अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहां सामग्री को सप्ताह में, अच्छा हम किताबें बहुत अच्छी ले आए स्कूल के अंदर और बच्चों को पढ़ानी नहीं, केवल सप्ताह में एक बार लाइब्रेरी के लिए तौर पर ले जाएंगे, बच्चों को दिखा देंगे किताबें, देखिए तो विद्यालय में कितनी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी किताबें, ये तो करना नहीं होगा। एक ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रहे हैं? कक्षा जिसमें खुली गतिविधियाँ कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखी हों जो दिन के किसी भी समय, ये होना चाहिए, लग भी रहा है ए। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 10 का? प्रश्न नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। चिंतन को सुधारने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। टू इम्प्रूव थिंकिंग ए टीचर शुड, छात्रों में रुचि विकसित करना, डेवलप इंटरेस्ट इन स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना, प्रमोट इंटरेक्शन एमंग स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी परावर्तन समय की अनुमति दें, अलाउ रिफ्लेक्शन टाइम, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। चिंतन को सुधारने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ये सारी चीज़ें तो बच्चों के साथ होनी चाहिए, तभी बच्चों का चिंतन में परिवर्तन होगा। इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। जब आप कुछ करते हैं तो वह आपको आनंद देता है और यह आपको आंतरिक संतुष्टि प्रदान करता है। इस प्रकार के व्यवहार का कारण है when you do something because you enjoy it and it gives you inner satisfaction. This type of behavior is due to आंतरिक प्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, बाहरी प्रेरणा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, पुरस्कार, रिवॉर्ड्स, ऑप्शन नंबर डी संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर स्वतः सोच समझ के लगाना। जब आप कुछ करते हैं तो वह आपको आनंद देता है और कुछ आपको आंतरिक संतुष्टि प्रदान करता है। आंतरिक संतुष्टि प्रदान करता है। बाहरी प्रेरणा तो हमें आंतरिक संतुष्टि देंगी नहीं, पुरस्कार हमें आंतरिक संतुष्टि देगा नहीं। लग तो रहा है पुरस्कार मिले आंतरिक संतुष्टि, जब आंतरिक प्रेरणा है, आंतरिक संतुष्टि के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आंतरिक प्रेरणा। जब हम कोई कार्य करेंगे तभी तो आंतरिक प्रेरणा से बनेंगे हम। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आंतरिक प्रेरणा इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। यदि पीटर की मानसिक आयु 15 साल है और कालानुक्रमिक आयु 12 साल है तो पीटर का IQ क्या होगा? इसमें पीटर का IQ पूछा जा रहा है, तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा? MA/CA × 100। इसका टोटल आंसर क्या निकलेगा? इसका आंसर 125। कैलकुलेट करके हम बताते हैं आपको। MA कितनी दे रहे हैं इसमें बच्चे की? पीटर की मानसिक आयु 15 ईयर्स और CA कालानुक्रमिक 12 ईयर इंटू 100, 50 इंटू 100 150 हो जाएगा अपॉन 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना का 125। सी बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 14। प्रगतिशील पूर्वानुमानित और व्यवस्थित परिवर्तन का स्वरूप है जो गर्भाधान से आरंभ होता है और आजीवन जारी रहता है। इसे क्या बोलेंगे? जो गर्भाधान यानी बच्चे के जन्म से पूर्व चालू होता है और आजीवन जारी रहता है, इस क्रिया को क्या बोलेंगे? बताएं क्या बोलेंगे इस क्रिया को? विकास, ग्रोथ, वृद्धि तो नहीं बोल सकते। वृद्धि एक सीमित आयु तक होती है। परिपक्वता ये भी एक सीमित आयु तक होती है। और परिवर्तन कभी भी हो सकता है, लेकिन अब यहाँ घुमाने के लिए पूछा गया परिवर्तन होगा या विकास। विकास एक निरंतर क्रिया है जो लगातार चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। व्यक्ति का जीवन जब तक व्यक्ति जीवित रहेगा उसके साथ विकास की क्रिया हमेशा चलती रहेगी। तो इसका आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 14 का? ऑप्शन नंबर सी विकास डेवलपमेंट इज द करेक्ट आंसर। चलिए यह आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा 15। चलिए हमारा आज का आखिरी प्रश्न होगा। सेफलोकेडल सिद्धांत के अनुसार विकास बढ़ता है अकॉर्डिंग टू सेफलोकेडल प्रिंसिपल्स डेवलपमेंट प्रोसेस। सिर से पाँव की ओर, समीप से दूर की ओर, ए और बी दोनों सही है, पाँव से सिर की ओर। तो इसका आंसर बताएं।
सेवलोकेडल सिद्धांत के अनुसार विकास कैसा बढ़ता है? सेवलोकेडल सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है, हेड टू फुट। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, आज मैं जो आपके लिए प्रश्न लेकर, बहुत ही अच्छे प्रश्न थे ये। आप इन सभी को पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।